आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंशुधर तिवारी, जिस पे हम लोग ईमानदारी के साथ अपनी आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, इस क्रम में आज हम लोग अपना क्लास 10 का गणित का पाठ, जिसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, आज इसका रिवीजन करेंगे। क्योंकि पढ़ाई का जो बेसिक टर्म समय था वो तो अपना हो गया ना। अब तो अपना 1 महीने में एग्ज़ाम है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, रिवीजन करना है। तो रिवीजन के क्रम में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चीज़ों को समझेंगे और समझने के बाद हम लोग इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो आज की शुरुआत होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, वो है आपका सीक्वेंस से। ठीक ना, सीक्वेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुक्रम। सीक्वेंस या अनुक्रम होता क्या है? सीक्वेंस और अनुक्रम जो है ना, ये एक तरह से नंबरों का अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है, और ये जो अरेंजमेंट होता है ना, ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है। अब ये ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? ऑर्डर का मतलब हो गया ये कुछ रूल को फॉलो करते हुए जब नंबर्स को हम अरेंज कर देते हैं, और अरेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉमा का, तो वो क्या कहलाते हैं आपका? वो कहलाते हैं आपके सीक्वेंस। अब जैसे मैंने 2-3 उदाहरण ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, आप समझिएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा मैंने ले लिया है। अब इसको आप गौर से देखेंगे तो इसमें क्या है, नंबर्स में मैं जोड़ते जा रहा हूँ, +1 +1 +1, और यही एक पर्टिकुलर पैटर्न को ये अंतिम अंक तक प्राप्त किया है। तो इस तरीके से अनुक्रम क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए नंबर्स को कॉमा के सहायता से अलग करना। वहीं पे मैं दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ, सेकंड उदाहरण देखिएगा। 2 4 8 16 32 64 128। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, नंबर 2 गुना हो जा रहा है हर एक उसमें। ठीक है, तो एक चीज़ समझिएगा। अब वो जो यहाँ पे नंबर का परिवर्तन हो रहा है ना बेटा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हो रहा है, लेकिन ये भी क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो ऑर्डर को जब भी फॉलो करेगा, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, ठीक है, चाहे वो डिवीजन के थ्रू, चाहे वो एडिशन, और चाहे सब्ट्रैक्शन, या किसी भी दो का एक साथ रिलेशन बनाते हुए जब वो चलता है, तो उसे क्या कहते हो आप लोग? सीक्वेंस कहते हो। ठीक है, अब समझिएगा, सीक्वेंस के जो सभी नंबर्स होते हैं ना, इन्हीं नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? टर्म कहते हैं। ठीक है ना, ये वेरियस जो नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम लोग टर्म्स कहते हैं। ठीक, अच्छा, इन टर्म्स को जनरल वे में, अगर मेरे पास ये नंबर्स के फॉर्म में नहीं है, तो इनको हम लोग रिप्रेजेंटेशन इनका करते हैं बेटा। रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जनरल वे में ए का, A1 A2 A3 A4 A5। अभी ये तो आपका जैसे ये डैश 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 ये कंटिन्यू रहेगा, ये आपका 1 2 3 4 5 ये पोजीशन ऑफ टर्म बताता है। क्या बताता है बेटा? ये जो यहाँ पर लिखा है ये बताते हैं पोजीशंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज़ को और जान लीजिएगा, किसी भी टर्म का मतलब ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, इसके जो nth टर्म होता है, nth टर्म, इसको कहते हैं ना हम लोग nth टर्म। इसी nth टर्म को ही आप लोग क्या कहते हो? nth प्लेस टर्म कहते हो, या nth स्थान पे मिलने वाला टर्म कहते हो। और इसको जो है ना बाबू, इसी को हम लोग कह देते हैं जनरल टर्म। क्या कहते हैं? जनरल टर्म कहते हैं। ठीक, एक चीज़ और याद रखिएगा, जिस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स आपके काउंटेबल रहते हैं,
उनको कहते हैं फाइनाइट, यानी कि सीमित सीक्वेंस कहते हैं। और जिसमें न काउंटेबल हो या जिसका एंड नॉट डिफाइंड या लास्ट टर्म कांट एक्सप्लेन, आप जिसके अंतिम पद को एक्सप्लेन ही ना कर पाइए वो क्या कहते हैं, आपके इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये चीज़ें जो हो गई ना बेटा, ये तो सबसे पहले आपका समझ लीजिए एमसीक्यू के प्रश्न को आपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यहीं पर आता है आपके जिसे जिसको कहते हैं ना हम लोग सीरीज़, एक टर्म आता है आपका सीरीज़। ठीक है ना, समझिएगा। सीरीज, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग श्रेणी। ठीक है, तो श्रेणी सीक्वेंस ही होता है एक प्रकार का, बस इसमें क्या होता है ना, सीक्वेंस के बीच में ऐड का सिंबल होता है। क्या होता है, ऐड का सिंबल होता है। तो सीरीज के बारे में बस इतना से याद रखिएगा कि कह सकते हैं ना कि इट इज एडिशन ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, किसी भी सीक्वेंस के टर्म्स को आप जब जोड़ देते हैं या जोड़ने का सिंबल लगा देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीरीज में। तो सीक्वेंस और सीरीज में बस इतना सा डिफरेंस होता है कि सीक्वेंस में टर्म्स कॉमा से अलग किए जाते हैं और सीरीज में टर्म्स प्लस के सिंबल से जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, अभी जो हम लोगों ने लिया था ना +8 तक हम लोग लेके गए थे, वही है सेम टू सेम। ठीक है ना, बस बीच में क्या है, एक प्लस का सिंबल लग गया है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सीक्वेंस से ये कन्वर्ट हो गया आपके सीरीज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, अच्छा मेरी बात को आप समझिएगा। मैं सीक्वेंस और सीरीज नाम का ना बाबू अगले क्लास यानी कि क्लास 11th में एक चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, क्लास 11th का एक चैप्टर है जिसमें हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक जो अभी आप लोग पढ़ रहे हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, और दूसरी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो समझिएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको बेसिक तौर पे मैं समझा दे रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोगों ने एक चीज़ तो करना है लेकिन समझना दोनों चीज़ों को है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे नंबर्स का एक कलेक्शन होता है ना, अ लिस्ट ऑफ नंबर in which each term is obtained by, जिसमें सभी टर्म्स क्या आते हैं, प्राप्त किए जाते हैं जोड़कर या घटाकर, बाई एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। ठीक ना, बाई एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, मैं कभी कभी इसको ऐसे बोल देता हूँ बाई सब्सट्रैक्टिंग अ फिक्स्ड नंबर। ठीक ना, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब किसी मतलब अब जैसे मेरे बात को समझेंगे तो जैसे मैंने कहा ना कि ये लिया 1, ये लिया 2, ये लिया 3, ये लिया 4, ये लिया 5, ये लिया 6, ये लिया 7, ये लिया 8, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें देखिए एक एक जोड़ता जा रहा हूँ हर एक में। अब इसी का उल्टे क्रम में मैं लिख दूँ, जैसे ये 8 7 6 5 4 3, बस इतना सा मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है। क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ पर भी मैं जोड़ा ही हूँ एक तरीके से, लेकिन मैंने जोड़ा क्या है, यहाँ पे मैंने जोड़ा है -1 को। यहाँ 8 से 7 हो गया, 7 से 6 हो गया, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3। वहीं पर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं, ये नंबर्स जिसमें ईच टर्म, जिसमें
each term is obtained by multiplication division by a fixed number। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें जैसे मेरे पास अलजेब्रिक के 4 सिंबल्स होते हैं ना, हम लोग 4 सिंबल्स के बारे में पढ़ते हैं। एक एडिशन है, एक सब्सट्रैक्शन है, एक मल्टीप्लिकेशन है और एक डिवीज़न है। तो एक बात याद रखिएगा, जिसमें आपके सीक्वेंस का फॉर्मेशन इन 2 सिंबल्स से होता है, उसको आप लोग पढ़ते हो एपीवी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। जिसमें इन 2 सिंबल्स का यूज़ होता है, उसको आप लोग पढ़ते हो जीपी में, जिसको कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ में है ना? जैसे उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8, 10, सॉरी 2, 4, 8, 16 एंड 32। यहाँ पे देखिए दो 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 का मल्टीप्लिकेशन, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 36, 32। अब इसमें जो मिल रहा है ना बेटा, इसमें आपको मिल रहा है मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। समझ आया ना? चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। चूँकि आपके सिलेबस का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसीलिए हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं एपी। ठीक ना? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो आपका, जिसे शुरुआत जिस टर्म से करते हैं, ठीक ना, जिस टर्म से हम लोग शुरुआत करते हैं उस टर्म को कहते हैं हम लोग जनरल वे में फिक्स्ड टर्म। अरे सॉरी, फिक्स्ड, इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। ठीक ना? और जो वो हम लोग कहते हैं ना कि फिक्स्ड नंबर आपने ऐड किया है या सब्सट्रैक्ट किया है, ठीक ना, सभी टर्म में, उसको कहते हो आप लोग कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल लेटर डी से कहते हैं। ठीक ना? अच्छा, एक चीज़ अब आप समझिएगा, अब आपने एपी के अकॉर्डिंग जनरल टर्म्स के बारे में पढ़ना है। ठीक ना? तो जनरल टर्म जो होते हैं, जनरल एन एपी, जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म में हम लोग जो समझने के लिए, याद करने के लिए रखते हैं, तो पहले टर्म को तो हमने ए के रूप में रख दिया। अब इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर अमाउंट को जोड़ रहा हूँ, ठीक ना, जो कि कॉमन डिफरेंस है। अब इसको फिर से इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो ये 2D में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें फिर से D को जोड़ूंगा तो ये किस में हो जाएगा? 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से जोड़ूंगा A + 4D हो जाएगा, और इसी प्रकार से ये कंटिन्यू बनता जाएगा। समझ में आया ना? अच्छा, अब इसी को आप लोग चाहो ना तो रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। अब जैसे इसके लास्ट टर्म को हम लोग जनरल वे में एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल से किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? लास्ट टर्म को। और इसी लास्ट टर्म को ही हम लोग nth टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? nth टर्म भी बोल देते हैं। और इसको nth टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं an से। समझ में आया ना? अब इसका फार्मूला क्या है, इसको तो अभी हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना सा समझना है कि क्या होता है। अच्छा चलिए तुरंत समझ लेते हैं। nth टर्म जो होता है ना बेटा, आपका बनता है पहले टर्म में आप n, चूँकि आप n के पास जाते हैं तो पहले टर्म में n, तो d तो रहता नहीं है, तो d क्या होता है, ये दूसरे टर्म में d पहली बार आया, तीसरे टर्म में दूसरी बार आया, चौथे टर्म में तीसरी बार आया, तो हम क्या करते हैं, n टर्म में हमारा एक कम हो जाएगा ना, n-1 d आ जाएगा। समझ गए ना? a + n-1 इंटू डी, ये याद रखेंगे, nth टर्म का आपने फॉर्मूला है। ठीक है? चलिए अब एक चीज़ और समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं कह दिया कि इसका लास्ट टर्म है, कभी कभी हमसे ना रिवर्स ऑर्डर में पूछ लेता है। तो जैसे मेरे पास एक पर्टिकुलर उसने ऑर्डर दे दिया है और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस दे दिया, और सीक्वेंस देने के बाद एक एपी का सीक्वेंस दे दिया है, और सीक्वेंस देने के बाद आपसे कह देगा कि फाइंड mth टर्म फ्रॉम लास्ट। कभी कभी आपसे कहता है ना कि इस जो एपी आपको दिया हूँ इसके लास्ट से मुझे mth टर्म चाहिए। मान लो वो एपी में टोटल आपके
n टर्म है, टोटल n टर्म है। और आपसे कह दिया कि इसके लास्ट से मेरा m1 टर्म फाइंड आउट करो। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। मैं कह दिया मेरे पास n बराबर कितना है बेटा, n बराबर यहाँ पर 8 टर्म है, ठीक ना। मैं कह दूँ कि m यानी कि लास्ट से मेरे को चाहिए थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट। मेरे को पता है उत्तर, वो थर्ड टर्म कौन होगा, 12 होगा, ठीक है ना। मैं दो तरीके से यहाँ पे पहुँच सकता हूँ। एक तो मैं रिवर्स ऑर्डर में उस एपी को जनरेट कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ पर मैं आगे से बढ़ रहा हूँ तो +2 होता जा रहा है। मैं रिवर्स ऑर्डर बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये पहला टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर यही वाला फार्मूला लगाऊंगा तो क्या कर दूंगा, A3 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। मैंने ए के जगह पे 16 रखा और 3 यहाँ पे रखा ना, तीसरा टर्म है 3-1 और इसमें -2 का मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ गया 16 और ये हो गया +2 इंटू -2, ये घट गया 16 - 4 दैट इज इक्वल टू 12। अब मेरे को तो ये पता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि इतना सिंपल ऑर्डर आपको दे दे, इतने सिंपल आपको सीक्वेंस दे दे और आपसे ऐसा सिंपल प्रश्न दे दे। अब आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि वो ऐसा 10 3-4 टर्म को बनाया, ऐसा 20 टर्म का दे दिया और पूछ लिया लास्ट से मेरे को 8वां टर्म दीजिए। आप बनाते रह जाओगे भाई, 2 नंबर का प्रश्न है, आप टाइम वेस्ट करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं भाई, हमने ये समझना है कि ये अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, mth टर्म फ्रॉम लास्ट। वो क्या होता है बेटा, वो होता है a प्लस n-m इंटू डी, शायद यही होता है मेरे ख्याल से। 1 मिनट रुकिएगा, तो 1 मिनट रुकिए, वैल्यू को रख कर चेक कर लेते हैं। तो a बराबर है 2, n बराबर है 8, टोटल है मेरे पास 8, m बराबर है 3 और d बराबर है 2। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, 2 प्लस 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10, 10 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 12। तो देखिए भाई मेरा तो सही है। तो ये एक फार्मूला है, आपने याद रखना है, ये वाला mth टर्म फ्रॉम लास्ट। ये आएंगे, ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं, मल्टीपल टाइम मैंने ऐसे प्रश्न देखे हैं, लेकिन ये जनरल वे में बहुत कम नंबर में से आते हैं, 2 नंबर 3 नंबर में ऐसे ही आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। चलिए अब इमेजिन करिएगा, कभी कभी आपको ना वो एपी नहीं देता है, आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि एक 3 टर्म का एपी है और आप उसके कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करिए, जबकि उसका सम समथिंग है, उसने जोड़ दिया कि उसका सम कुछ संख्याएं हैं। तो कभी कभी अननोन के सिचुएशन में आपको जब एपी नहीं पता हो, तो आप उसको 2 3 4 के लिए आपने कुछ चीज़ों को याद रखना है, ठीक है ना। अब उसको आपने डायरेक्ट मानना है कि उसका पहला टर्म क्या है, वो आपसे पूछेगा ना, तो आपने याद रखना है नंबर ऑफ टर्म्स। 1 मिनट रुकिएगा, कॉपी को एडजस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स जिसको हम लोग मानेंगे, और कॉमन डिफरेंस, ठीक ना। क्या होगा, जैसे अब हम ये सारी चीज़ें हैं ना, ये कॉमन सेंस बेस्ड हैं। जैसे नंबर ऑफ टर्म्स, अगर 3 मेरे से बोला गया कि 3 टर्म्स हैं और उनका सम समथिंग है, आप लोग उसका पहला टर्म और उसका जनरल टर्म और कॉमन डिफरेंस वगैरह वगैरह फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, उसको एज्यूम करना पड़ेगा, लेट करके हम लोग मानेंगे। तो उसके टर्म्स मानेंगे a माइनस टी, ए प्लस टी। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कितना, d। अगर वो इवन नंबर में दे दिया तो क्या करेंगे, a माइनस टी, ए प्लस टी, a माइनस 3d और a प्लस 3d। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 का आ रहा है, 2d।
जब 5 टर्म के लिए बोलेगा तो ये आप बीच का ये ऑड वाला ले लेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है। यहाँ पर ए माइनस डी, ए माइनस 2d। ऐसे ही 6 के लिए ये कुछ हैं जो आपने याद रखना है। यहाँ पे फिर से डी हो गया, और ऐसे ही ए माइनस डी, ऑड इवन, मेरे को समझिएगा, मैं ऑड इवन का रिलेशन बन रहा है, ऑड ऑड का रिलेशन इवन इवन का एक पर्टिकुलर रिलेशन बन रहा है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए प्लस 5d, ठीक है। यहाँ पर ए माइनस 3d, ए माइनस 5d, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ रहा है बेटा 2d का, ठीक है ना। तो ये आपने समझना है। अच्छा, एक मिनट, फिर से पेज बदलने का समय आ गया भाई, एक मिनट रुकिएगा। चलिए अब समझते हैं, एक टर्म है आपका अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है बेटा? ये मीन वैल्यू होता है किन्हीं दो नंबर्स के बीच का। अब समझिएगा, जैसे मेरे पास कोई 3 नंबर्स हैं ए बी सी, और ये अगर एपी में हैं, अगर कैसे हैं भाई, एपी में है, तो याद रखिएगा आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे, चूँकि ये अर्थमेटिक मीन है ना, यहाँ से इन दोनों का जब आप डिस्टेंस देखें ना, तो इनकी डिस्टेंस नंबर लाइन पे एग्जैक्ट सेम रहेगी, ठीक है ना। तो ऐसे में इन दोनों नंबर्स का ए और सी का जो सम निकाल कर आप मेन इसका निकालेंगे। मेन निकालने का क्या तरीका है भाई? मिड वैल्यू निकालना है ना आपको। तो ये हो जाता है ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये हमेशा किसके बराबर होता है बेटा? बी के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी जो आता है 2b बराबर ए प्लस सी, ठीक है। अब समझिएगा, तो यहाँ पर बी जो है वो क्या कहलाता है बेटा? मीन कहलाता है। किसका? मीन ऑफ ए एंड सी। ये किसका कहलाता है? मीन वैल्यू कहलाता है ए और सी का, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब जैसे मेरे पास मैंने लिया था ना भाई, कोई ऐसा मैंने रेंडमली ले लिया 7, 14, 21, 28, 35, कुछ भी लिया। आप देखोगे ना, इन दोनों का सम करके हाफ करोगे तो ये मिलेगा, इन दोनों का सम करके हाफ करोगे तो ये मिलेगा, इन दोनों का सम करके हाफ करोगे तो ये मिलेगा। ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करना ही करना है अगर ये एपी में है। तो आप इस तरीके से भी आप एपी वाला क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको आया। अब यहीं पर आपका आता है सम, ठीक है ना। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, योग कितना होता है? तो सम की बात करते हैं। तो सम क्या होता है बेटा? सम के कई फॉर्मूले हैं। जैसे जनरली में हम 2 फार्मूलों को यहाँ पढ़ेंगे। सम के 2 फार्मूले, एक होता है एस एन बराबर, आप क्या करते हो, 2n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ भाई, आप जितने भी फॉर्मूले हैं आपने यहाँ पर याद करना है, उन सभी फार्मूलों का प्रूफ है, बट अभी समय नहीं है हमारे प्रूफ पढ़ने का। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग कर रहे हैं अपना रिवीजन, ठीक है। दूसरा एक फार्मूला और आपने याद रखना है, अगर आपको यहाँ इसको तब प्रयोग करेंगे जब आपको कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, ठीक है। दूसरा n/2 a प्लस एल, इसको तब प्रयोग करेंगे, ये दूसरा फार्मूला है, इसको तब आप यूज़ करेंगे जब नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आपको पता हो। यानी कि जब आपको कॉमन डिफरेंस यहाँ पर नोन ना हो तब आप प्रयोग करेंगे इस फार्मूले का, अदरवाइज
इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइम के आपके वो सीक्वेंस होते हैं, आपको वो याद रखना है। ठीक है, अब जैसे मेरे को ये चीज़ें सही लगती हैं कि जानना सभी को अच्छा है। जैसे मैं कहा कुछ प्रकार के सीक्वेंस हैं, उनके आपने याद रखने हैं। स्पेशल काइंड ऑफ सीक्वेंसेस के हमने सम याद करने हैं। ठीक है, सम स्पेशल काइंड्स ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, कुछ स्पेशल काइंड के सीक्वेंस, जैसे 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 मैं ले लिया नेचुरल नंबर्स का सम। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो क्या, जैसे ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे ही डॉट 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 n तक जा रहा है। तो इसकी वैल्यू होती है n+1/2। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, ये होता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तीसरा सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तीसरा है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब। इसकी वैल्यू होती है n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, या इसी को लिख देते हैं हम लोग n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये आपका होता है क्या, फर्स्ट n क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है ना, चलिए मुझे लगता है इतना इनफ है आपके पढ़ने के लिए, और इतने से ही हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद तो आई थिंक और तो कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन रिवीजन इसका ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अच्छा, मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा भाई आप लोगों को, ऐसा मत सोचिएगा कि केवल मैं ही पढ़ूँ या मैं इसको नहीं पढ़ूँगा क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड नहीं लगा है। एक चीज़ याद रखिएगा, सीरियस अगर स्टडी करना है तो आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा कॉपी पेन पे ही। आपके पास समय नहीं है कि आप इंजॉय करें, आपके पास समय है बस इस चीज़ का कि आप खुद के साथ ईमानदारी करें, और इसके लिए ईमानदारी से आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट करना ना भूलिएगा। कोई प्रश्न होगा तो प्रश्नों की श्रृंखला के साथ अब हम आगे शॉर्ट्स वीडियो में मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा, 1 से 2 दिन मैक्स टू मैक्स हम लोग ऐसे ही 1 शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय, गुड।